नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक खास मेहमान जो हमारे एरिया साठी एरिया नहीं पूरे बिहार के लिए बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारे इंसान वेलफेयर फाउंडेशन मीडिया विंग के इंचार्ज है उबैदुर रहमान, वो उनसे बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि उबैदुर रहमान अपने आज के खास मेहमान को आज हमारे इस पैनल पे लाए और पूरे डिटेल्स में हम बात करें उनके जीवन लाइफ, उनके स्ट्रगल क्या रही है, जो एक नेता अपने पूरे जिंदगी को कैसे संवारता है उसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आप सब बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा एंजॉय करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम उबैदुर रहमान है और मैं इंसान वेलफेयर फाउंडेशन का मीडिया इंचार्ज हूँ। और जैसे कि नसीम साहब ने बताया कि आज बहुत ही एक खास शख्स से हम बात करने वाले हैं जो बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो जब से बिहार की राजनीति शुरू हुई है तब से काफ़ी एक्टिव रहे हैं और बहुत पुराने नेता हैं, हमारे ग्राउंड पर काम करने वाले नेता हैं। पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबको इनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। आज मोहम्मद फैयाज कमाल साहब जो आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं और साथ ही दरभंगा प्रमंडल के इंचार्ज भी हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इंसान वेलफेयर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। क्योंकि जब भी बिहार की राजनीति की बात होती है तो एक युवा, जैसे कि आप पहले से हम लोगों को जब पीछे बैठे हुए थे तो बता रहे थे कि राजनीति की आपकी शुरुआत जो है बहुत पहले हो गई थी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे शुरुआत हुई, कब हुई, एग्जैक्ट वो डेट जो है, ईयर क्या था, कैसे राजनीति में आने का आपका जो है शुरुआत हुआ? जब मैं 8वां और 9वें क्लास में पढ़ता था, उस स्कूल के फाउंडेशन स्वर्गीय वीर सिंह ने रखा और श्री वीर सिंह सोशलिस्ट पार्टी के जिला के लीडर थे और पूर्व विधायक थे। उस समय साठी में कोई स्कूल नहीं था। उन्होंने बड़े अथक प्रयास से गांव में घूमकर चंदा लेकर स्कूल खोला, उसी में हम लोग पढ़ते थे। और चूँकि सोशलिस्ट पार्टी के वो लीडर थे तो उनकी राब्ता बड़े बड़े नेताओं से थी और पूर्व विधायक भी थे। तो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अभी भारत रत्न से नवाजे गए हैं, वो स्वर्गीय सोशलिस्ट लीडर पंडित रामानंद तिवारी, सूरज नारायण सिंह जैसे योद्धा समाजवादी नेता, उपेंद्र नाथ वर्मा स्वर्गीय हैं सोशलिस्ट लीडर थे, ये स्कूल में आया जाया करते थे। और जितने हम लोग विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, सब उन लोगों के खिदमत में लगे रहते थे। वहीं उनके समाजवादी विचार और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर हम राजनीति में आए। ऐसे राजनीति तो मेरे खानदान में था ही, लेकिन उस तरह का फिगर नहीं था जिसे पॉलिटिकल विरासत मिले हैं। यहाँ के नील आंदोलन जो साठी एक ऐतिहासिक जगह है, नील आंदोलन जब शुरुआत हुआ तो शेख गुलाब यहाँ के मुजाहिद थे और उन्होंने ये आंदोलन किया। शीतल राय और राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल जो है मोहनदास करमचंद गांधी, जो आज पूज्य महात्मा गांधी कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनसे राब्ता करते करते उन्होंने यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद यहाँ नील आंदोलन के खिलाफ किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जो देश की आज़ादी का हिस्सा बना। सर, क्या होता है ना कि एक बार ऐसे बातें करते हैं हम बहुत बार, तो इसमें एक चीज़ ये आता है कि गांधी जी 1917 में आए थे, 17 में, और ये शुरुआत 1907 से हुई, क्योंकि लोगों को जो है ना इतिहास के बारे में थोड़ा सा वही मैं बता रहा हूँ कि मोहनदास करमचंद गांधी 1917 में आए चंपारण। उसके पहले 1907 में ही यहाँ किसान आंदोलन अपना जड़ पकड़ चुका था
जिसका लीडर थे शेख गुलाब और शीतल राय, और उनके बाद में सहयोगी बने राजकुमार शुक्ला, जो मोहनदास करमचंद गांधी तक पहुँचे और सारी व्यथा सुनकर यहाँ के लोगों के जो है पर जो जुल्म अंग्रेजों द्वारा हुआ होता था सुनकर वह आए तो यहाँ तहरीक मजबूत हो गया और देश के आज़ादी का एक बहुत मजबूत कड़ी बना। ये तो साथ ही ऐतिहासिक रहा। उसी समय ये सोशलिस्ट लीडर लोग जो था करप्ट आए, उसी से मुतासिर होकर राजनीति में हम आए। ये तो राजनीति की शुरुआत हो गई आपकी, वहाँ से आप अपनी शुरुआत करते हैं राजनीति की। वो तो बहुत यंग लड़का, उतना उस टाइम क्योंकि आज़ादी का टाइम था, सभी चेहरे बहुत बड़े बड़े थे। उस टाइम क्या मुश्किल थी राजनीति में कि चेहरा को पहचान मिलना, एक युवा को आकर के इस लेवल तक पहचान मिलना? उस समय में समाजवादी जनसभा में था और प्री यूनिवर्सिटी में मैंने नामांकन कराया। समाजवादी जनसभा की तहरीक में मैं रहा, नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच मैं काम करता रहा। समाजवादी पार्टी में ही, समाजवादी पार्टी का ही स्टूडेंट विंग था। तो ये 71-72 की बात है। उसके बाद मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करता था और यह समाज जिला में कोई पद पर नहीं था, लेकिन समाजवादी सभा के डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी में मैं था। उसके बाद 1974 में जो है महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों ने तहरीक चलाया और ये तहरीक शुरू हुआ गुजरात में। शुरुआत गुजरात किया और बिहार इसका जो है नेतृत्व किया। तो 16 मार्च को छात्र आंदोलन का तहरीक बेतिया में 16 मार्च को गोली चली। इस गोली में 5 लोग शहीद हुए, नौजवान और मजदूर। उसमें मुझ पर भी था, उस तारीख में मैं भी था। राजदेवड़ी के मैदान जहाँ कलेक्ट्रेट था पहले, वहीं पर गोली चली। उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हिस्सा लेने का ये हुआ कि हम जो है इस आंदोलन में 30 मई 1974 को बेतिया चित्रगुप्त बाजार से गिरफ्तार कर लिए गए। सभा थी, सभा के बाद मैं गिरफ्तार कर लिया गया और बेतिया जेल में हमारे साथ जो है हमारे कजन हैं सरफुद्दीन साहब, और एक बेतिया में थे मास्टर थे केडी सिंह, और 5-6 लोग हम लोग बेतिया में गिरफ्तार हो गए और बेतिया कारागार में 15 दिन तक जेल रहे। उसके बाद 74 मूवमेंट में खूब गांव-गांव में, कॉलेज में, स्कूल में घूमना शुरू किया। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इंदिरा गांधी की सरकार थी और पूरे बिहार में नहीं, पूरे देश में ये अब छात्र आंदोलन जो है सुलग गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठजोड़ हो गया और हम लोगों को फासिस्टवादी कहकर जो है हम लोग पर जुल्म करना लोग शुरू किया और गांव के नौजवानों को, मजदूरों को जो इसमें बगावत में था उसको भी जेल में बंद करना शुरू किया। उस तारीख में मुझ पर गोलियां भी चली कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 2-3 जगह पर। जैसे मर्जदवा में सभा कर रहे थे, वहाँ पर गोली चली। पुरैनिया से सभा करके मानाताड़ जा रहे थे, वहाँ पर भी गोली चली। फिर मर्जदवा से, मानाताड़ से सभा करके हम आ रहे थे, मर्जदवा स्टेशन ट्रेन पकड़ रहे, यहाँ पर भी गोलियाँ चली। लेकिन ऊपर वाला नहीं मारे तो किसी बंदा को मारने से आदमी नहीं मरता। वो लोग जेल गए, गोली चलाने वाले पकड़े गए, जेल गए। और उसमें फिर केसरिया आंदोलन में, नरकटियागंज में केसरिया रखे के बाद वहाँ पर पिकेटिंग मीटिंग हुआ कम्युनिस्ट पार्टी का और हम लोगों का। उसमें भी गोलियाँ चली और उसमें हम गिरफ्तार होकर जो है बेतिया जेल में गए। 1 महीना उसमें हम लोग जेल में रहे। हमारे साथ जो है 20-21 नौजवान जेल में थे। वहीं से मेरी राजनीति का लगा। हाँ, और उसमें हमारी पढ़ाई बाधित हुई
और हमारी पढ़ाई छूट गई। जैसे आप कहाँ तक पढ़े आप? वही एक रामा पास फ्री फेल। 11वीं पास हैं आप, ठीक है। तो ये तो हो गई आप जो है सोशलिस्ट पार्टी में आए, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्योंकि अभी आप जैसे 74 में जब आंदोलन हुआ, हम लोग गिरफ्तार होते गए, तो जेपी जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी इस आंदोलन को अपने हाथ में ले लिए। और आंदोलन में आते ही तो उस समय 3-4 पार्टियां जो थी कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष में, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, संगठन कांग्रेस, एक और पार्टी थी, जो चारों पार्टी मिलकर जनता पार्टी बनाई। और उस जनता पार्टी, उसके पहले हम सोशलिस्ट पार्टी के जो है जिला कार्यकारिणी में आ गए थे, और वीर सिंह सेक्रेटरी थे और योगेंद्र श्रीवास्तव प्रेसिडेंट थे। तो इस आंदोलन में हुआ, चुनाव हुआ, सभी पार्टियां मिलकर एक साथ हुए और जनता पार्टी बनी। तो जनता पार्टी बनी तो चुनाव हुआ, तो जनता पार्टी की सरकार बिहार में बन गई। बिहार ही में नहीं बनी बल्कि 9 स्टेट में बनी, और केंद्र में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। उस समय 1977 में नहीं चाहते हुए भी हमको जो है जिला प्रेसिडेंट यूथ का बनाया गया, जबकि हम नहीं चाहते थे कि हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी लें। लेकिन पार्टी को मुझ पर यकीन हुआ और बिना मांगे हमको युवा का जिला का अध्यक्ष बनाया गया। उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। उसके पूर्व जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर आते थे साठी, स्कूल में ही रहते थे और यहीं से पूरे जिला में भ्रमण करते थे। उस समय वो 1967-68 में संविध पार्टी सरकार बनी थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, महामाया बाबू की पार्टी, 4-5 पार्टियां मिलकर सरकार बनाई थी। उसमें वो डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे। शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था, जिससे और मैं प्रभावित हुआ। जैसे उस समय मैं अंग्रेजी मैट्रिक में अनिवार्य था, और जितने गांव के लड़के थे, बच्चे थे, फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स रहते हुए अंग्रेजी में फेल कर जाते थे तो फेल हो जाते थे। तो जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने अध्ययन किया कि हमारे गांव के लोग गरीब जो है, मजदूर का बेटा जो, जिसके पास साधन नहीं है कि जो है ट्यूशन पढ़े चाहे अंग्रेजी पढ़े, तो उन्होंने अंग्रेजी की अव्यवस्था को समाप्त कर दिया। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, उस टाइम जाहिर सी बात है गांव के बच्चे नहीं जानते थे चीज़ों को लेकर के। अभी क्या है ना कि इंग्लिश एक बाधा की तरह आ जाती है ज़िंदगी में। जब यहाँ के बच्चे पढ़ करके बाहर जाते हैं, दिल्ली वगैरह पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, बिल्कुल इंग्लिश में सारी चीज़ें होती है। इंग्लिश में आप चाहे जिस कंट्री में जाओगे, विदेश जाओगे, तो वहीं उसी का मदर लैंग्वेज होता। हमारे यहाँ मदर लैंग्वेज भोजपुरी और हिंदी था, और उस समय इतनी गुर्बत थी बिहार में, आज भी है, लेकिन उस समय ये थी कि स्कूल में बच्चे जो पढ़ने जाते थे, आज के स्कूल में बच्चे पढ़ते जाते हैं तो उनके पास जूता और कपड़े, पैंट, जीन्स सब हैं। उस समय कपड़े भी नहीं थे कि ठीक से पहनकर स्कूल जाए। तो उस समय अंग्रेजी बड़ी बाधा थी नौजवानों के बीच। तो क्या लगता है अभी ये काम करना चाहिए कि इंग्लिश को मैंडेटरी कर देना चाहिए? नहीं, इंग्लिश आज भी है, उस समय ऑप्शनल है, बच्चे पढ़ते नहीं। हाँ, तो उस समय कंपलसरी था, उसको ऑप्शनल कर दिए, और मदर लैंग्वेज हिंदी को और उर्दू को उन्होंने जो है ये कर दिया। तो बहुत सारे बच्चे पढ़े और उसको टीचर ट्रेनिंग में गए। उससे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। और भूमि मुक्ति आंदोलन, जो गरीब थे, बेघर थे, जिनको रहने के लिए कोई घर नहीं था, उनके लिए उन्होंने जो है संविध सरकार में उनके लिए बहुत सारे काम योजनाएं किए। जमीन गरीबों को दिए, वासगीत जमीन दिए, और सबसे बड़ी उस समय मालगुजारी देने किसानों के लिए बहुत कठिन काम था। तो 5 बीघा यानी 5-6 एकड़ जमीन से जो नीचे वाले किसान थे, उनके मालगुजारी को भी उन्होंने माफ़ कर दिया। तो इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि ये गरीबों के लिए, जनहित के लिए ये काम हुआ है। तो उसी टाइम में सोशलिस्ट पार्टी में हम चले गए, और वही सोशलिस्ट पार्टी जनता पार्टी बनी,
और जनता पार्टी फिर 1980 में टूट गई, अलग अलग खेमों में, वो भी टूटा तो रिजर्वेशन के चलते टूटा। गरीबों के लिए जो अति पिछड़े लोग थे, कोयरी, कुर्मी, अंसारी, मंसूरी, ये नुनिया ना, राजभर, इन जातियाँ, छोटी छोटी जातियाँ थी, वो कभी स्कूल या नौकरी पेशा में उनको रोजगार नहीं था, तो रिजर्वेशन लागू हुआ और जनता पार्टी को रिजर्वेशन विरोधी लोग जो थे उन्होंने तोड़ दिया। वही पार्टी जो है जनता एस बनी और जनता से दमकीपा बना, दमकीपा से लोक दल हुआ। तो ये राजनीति मेरे हुआ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन का उसूल जो है हमको बहुत प्रभावित किया और उस उसूल पर मैं आज भी कायम हूँ और चलता हूँ। क्योंकि अभी जो आप पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट पे वो आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आरजेडी में कैसे आना हुआ आपका? स्थिति बस पार्टियां बनती है और पार्टी मर्जर होती है। तो छोटी छोटी जो पार्टियां थी मर्ज करके बड़ी पार्टियां बनी। तो 80 में जब जनता पार्टी टूटी तो दमकीपा बना, लोक दल बना। फिर जो है लोक दल जो है, एक बीपी सिंह थे जो नाम सुना होगा, जो प्रधानमंत्री हैं बने थे, वो कांग्रेस से बोफोर्स के सवाल पर निकल कर जन मोर्चा बनाए थे और उन्होंने एक तहरीक चलाया पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और हम लोगों का लोक दल था, जनता पार्टी जो चंद्रशेखर का था नेतृत्व था, ये सारी पार्टियां मिलकर बड़ी पार्टी से लड़ाई के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया और वही जनता पार्टी, लोक दल, जन मोर्चा, ये सारी जो छोटी छोटी पार्टियां थी, तो ये पार्टियां मिलकर जनता दल का निर्माण किया। तो 89 में जनता दल बनी। उस समय लोक दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमावती नंदन बहुगुणा थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर लीडर थे और विनायक बाबू जो है, विनायक यादव प्रेसिडेंट थे। तो ये पार्टियां मिलकर जनता दल बनी और जनता दल बनी तो जनता दल जो है लड़ी। फिर जो है जनता दल की सरकार केंद्र में भी हुई, बिहार में भी हुई, यूपी में भी हुई, यानी फिर 9 स्टेट में जनता दल की सरकार बनी और केंद्र में भी बनी। तो जैसा कि तुमको मैंने कहा कि बड़े लोग जो हैं, जमींदार जो हैं, एलिट वर्ग जो था, ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब मेरे बराबर बैठे। तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने 1977 में, उसके पहले गरीबों के लिए रिजर्वेशन का जो संविधान में जो आइन है, उस आइन में था कि सबको हक है बोलने का, जीने का। उसी में था कि समान अवसर के अनुसार जो है रिजर्वेशन मिलेगा। वंचित समाज को, उसी में दलित वर्ग का रिजर्वेशन 1952 में हो गया था, लेकिन पिछड़ों के लिए नहीं था। तो सोशलिस्ट पार्टी ने आंदोलन किया था, तहरीक किया था कि 100 पाने बाधी गाट पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसका अगुवाई डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, SM जोशी, मधु लीमैन, जॉर्ज फर्नांडिस, राम सेवक यादव, ऐसे लोग किए। तो काका कालेलकर आयोग बना था। काका कालेलकर आयोग का जो रिपोर्ट गया, तो कांग्रेस की हुकूमत, उसमें भी एलिट वर्ग के लोग थे, जमींदार थे, ऊंची मानसिकता के लोग थे, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि ये रिजर्वेशन हो, तो ठंडे बक्से में बंद कर दिया। तो जनता पार्टी जब बनी जेपी के अगुवाई में, तो उसमें जो घोषणा पत्र पार्टियां देती है चुनाव लड़ने के टाइम में, तो उसमें दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू करेंगे। तो मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर हुए, मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे। कर्पूरी ठाकुर उस समय लोकसभा के मेंबर समस्तीपुर से जीत कर गए थे। उन्होंने इस बात को रखा
और मधुलिमा जैसे सरीखा नेता तो उन्होंने रखा। तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि ये पुरानी रिपोर्ट है, एक नई कमीशन बना देते हैं जिसका रिपोर्ट आएगा तो लागू होगा। तो उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर वंचित थे। वो बिहार में जब मुख्यमंत्री बने तो वो काका काललकर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बिहार में रिजर्वेशन लागू कर दिया 26% अति पिछड़ों के लिए, जिसमें जादव, कोयरी, कुर्मी, नुनिया, मंसूरी, अंसारी जितनी छोटी जातियां हैं उनकी रिजर्वेशन उन्होंने 26% कर दिया। उसमें 3% जो है महिलाओं के लिए और 3% जो है ऊंची जाति के गरीबों के लिए भी उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। उसके खिलाफ जो ऊंची जातियां के लोग थे, ब्राह्मण, भूमिहार, ये सारे लोग ट्रेनों को जलाया, पोस्ट ऑफिस को जलाया, कॉलेज को जलाया, इतना जलाया कि उसकी भरपाई बिहार जो है कई वर्षों के बाद पूरा किया। तो उनकी सरकार जो है, कर्पूरी ठाकुर की सरकार, जो ऊंची जाति के एमएलए थे उनके खिलाफ हो गए और 1979 यानी 80 के कबल उनकी सरकार को उन्होंने गिरा दिया और ये रामसुंदर दास जो है मुख्यमंत्री बना दिए गए। फिर आंदोलन तहरीक चलता रहा, तो यही सिलसिला रहा। तो बीपी मंडल जो का रिपोर्ट आ गया, तो फिर जनता दल की जब सरकार बनी तो बीपी सिंह ने पूरे बिहार में मंडल कमीशन का लागू किया। तो जनसंघ ग्रुप जो बीजेपी है उनके समर्थन से केंद्र में सरकार थी, तो अपना समर्थन वापस ले लिया और कमंडल लेकर जो है अयोध्या का मार्च किया, जिसमें अब बिहार में मुख्यमंत्री हो गए थे हमारे लालू जी, जो लोक दल के विरोधी दल के नेता थे। विधानसभा में लोक दल के नेता हो गए थे कर्पूरी ठाकुर, 88 में मरे, तो उनके जगह पर जो है नेतृत्व संभाले बिहार का लालू यादव और मुख्यमंत्री बने। तो वही जो है हम लोग की सरकार है। तो फिर जनता दल में भी टूट हुई। जब लालू यादव पर चारा घोटाला का केस हुआ तो इनको जेल जाने की नौबत आई, तो जो है ये जेल गए और राबड़ी देवी सरकार बनी। तो उस समय पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट की लड़ाई में जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल हो गया। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी के अगुवाई में मैं रहा और राजनीति में मैं 1988 में प्रदेश के लोकदल के संगठन मंत्री कर्पूरी ठाकुर के द्वारा बनाया गया और तब से जो है मैं बिहार के संगठन में लगातार जो है पद पर बना हूँ। तो रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, और जैसा कि आप बता रहे थे कि जब कर्पूरी ठाकुर अपने पहले बार चीफ मिनिस्टर बने थे बिहार के, उस टाइम उन्होंने रिजर्वेशन दिया पिछड़ा के लिए, अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, उच्च वर्ग के लोगों के लिए। तो जो काका कलकेलकर का जो कमेटी का रिकमेंडेशन था, वो बिहार एक पहला ऐसा राज्य था जो उसको लागू। कर्पूरी ठाकुर उसी टाइम उच्च वर्ग के लोगों को भी रिजर्वेशन दिए जो आर्थिक स्तर से कम थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं थी। तो अभी जो 2019 में आया हुआ है EWS का, इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि आपकी जो सरकार उस टाइम की थी वो तो उसी टाइम इसको लागू कर चुकी थी, कर्पूरी ठाकुर जो है उस टाइम ही लागू किए थे इसको। ये बिना सोचे समझे हुए रिजर्वेशन लागू किया गया है। उनकी जनसंख्या कुल 15% है। ऊंचे वर्ग के लोगों की जनसंख्या 15% है और 15% में 10% रिजर्वेशन लागू किया गया। उसमें कहीं नहीं है कि जो है कमजोर जो है आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमजोर है उनकी रिजर्वेशन लागू होगी और बिना पार्लियामेंट में बहस कराए हुए इसको लागू किया गया। अन्य जातियों के लिए कमीशन बना, पार्लियामेंट में बहस हुई, इस वर्ग के लिए क्यों नहीं हुआ? इसलिए मेरा इस पर विरोध है कि उस वर्ग में मैं भी आता हूँ, उस 10% रिजर्वेशन में मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं विरोध कर रहा हूँ इसलिए कि इस पर जो है बहस होनी चाहिए।
हमारी कमजोरी ये जो कमजोर है हमें में जो कमजोर है, उच्च वर्ग के जो जातियां हैं जो कमजोर है उनको रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। अब जब जनसंख्या 15% है तो 10% क्यों, और वो जो है 85% है तो उनका रिजर्वेशन 26 क्यों। इस पर मेरा तार्किक बात होनी चाहिए और जो वाकई हकदार है उनको हक मिलना चाहिए। तो अभी तक जैसे आपने अपनी राजनीतिक जीवनी बताई कि कैसे आप आगे बढ़े राजनीति में, एक छोटा सा बच्चा आता है राजनीति में और फिर वहाँ से आप इस अभी जनरल सेक्रेटरी हैं आरजेडी के, तो एक जो है ना एक सफ़र बहुत लंबा रहा है, आपके पूरे मेहनत को दर्शाता है। बहुत बड़े मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, जैसे कि जेपी मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, उस टाइम आप जुड़े रहे हैं, जो एक भूमि सुधार का जो है मूवमेंट रहा। मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया और फंडामेंटल राइट जो था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको फिर हटा करके आर्टिकल 300A में रखा गया। तो जो हम लोग पढ़ते हैं किताबों में, उसको अगर कहें कि जमीनी स्तर पे उतारने का काम किया, वो उस काम को आप सबने अंजाम दिया, आप उसको लीड कर ये चंपारण में आपने उसको लीड किया।